नमस्कार दोस्तों, श्री राम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम में हम अब तक फ्यूज ग्रंथि पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि पढ़ चुके हैं, पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल कोई ग्रंथि पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं अवटु ग्रंथि। दोस्तों, अपने गले में एक एच आकार की ग्रंथि होती है, एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल, जिसे हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड अवटु ग्रंथि। आपने बचपन में सुन रखा होगा, जब आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे, कि आयोडीन की कमी से जो अवटु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, इसका आकार बढ़ जाता है, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं, गोइटर डिजीज बोलते हैं। सुन रखा है? क्या कहानी है वो आज हम अच्छे से सीखेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो उस समय आंसर क्या देना होता है? थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आई बात समझ में? पढ़े हम? चलो पढ़ते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड जिसे हम अवटु ग्रंथि कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि, जिसे हम अवटु ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, इसका एक क्वेश्चन तो ये बन गया, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? ये। और सबसे छोटी कह दे तो ऑप्शन में अगर पीयूष ग्रंथि हो तो पीयूष ग्रंथि को राइट लगाएंगे, और अगर पीनियल कोई ग्लैंड हो, पीनियल बॉडी ग्लैंड हो, तो उसकी तरफ राइट लगाएंगे। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, उसके बाद में सबसे छोटी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है, यह एच आकार की ग्रंथि है, एच शेप की ग्लैंड है। कैसी ग्रंथि है? एच आकार की ग्रंथि है। या इसे आप देखो, ये ऐसे होती है एक्चुअल में, यूं ऐसे, थोड़ी सी के चौड़ी होती है, ऐसे एच आकार की ग्रंथि होती है। इस शेप को हम बटरफ्लाई शेप भी कह देते हैं, बटरफ्लाई शेप भी हम कह देते हैं। किस शेप की होती है? बटरफ्लाई शेप की होती है, बटरफ्लाई के आकार की ये होती है। कौन सी ग्रंथि? तो उसका आंसर होता है अवटु ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। समझ में आई बात? अब देखो, ये जो थायराइड ग्लैंड है, इनसे हार्मोन निकलते हैं। ये लिख लिया होगा आपने। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इनसे क्या है? हार्मोन निकलते हैं। और दो प्रकार के हार्मोन आपको ध्यान में रखने हैं। कौन से हैं? एक तो है थायराइड हार्मोन, कौन सा हार्मोन? थायराइड हार्मोन। और एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। एक तो हो गया थायराइड हार्मोन, और एक हार्मोन कौन सा हो गया? कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड हार्मोन होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है T3 और एक होता है T4। T3 है, इसका नाम है ट्राई आयो
थायरोनाइन हार्मोन। और T4 है, इसका नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनाइन हार्मोन। T3 है, इसका नाम है ट्राई आयोडो थायरोनाइन हार्मोन। और T4 है, इसका नाम है टेट्रा आयोडो थायरोनाइन हार्मोन। तो ये जो टेट्रा आयोडो थायरोनाइन हार्मोन है ना, इसी को हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। बात समझ में आई? इसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। उतार लिया, चले आगे। अब देखो, अच्छा, ये जो थायराइड हार्मोन है ये 98% सिक्रेट होता है, और ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये कितने परसेंट सिक्रेट होता है? 2%। देखो वापस बताता हूँ, जो एच आकार की थायराइड ग्लैंड है, आउटो ग्रंथि है, उससे हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायराइड हार्मोन, और एक हार्मोन है जिसका नाम क्या है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो थायराइड हार्मोन है वो भी दो प्रकार के होते हैं, T3 और T4। T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन बोलते हैं, और T4 को टेट्रा आयोडोथायरोनाइन हार्मोन कहते हैं। इसे ही हम थायरोक्सिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और इन हार्मोन को एक्टिवेट जो रखता है, सक्रिय जो रखता है, वो कौन होता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होते हैं? ये हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं, जिसके कारण अपनी जो थायराइड ग्लैंड है उसका आकार बढ़ जाता है। उसे ही हम गोइटर डिजीज, घेंगा रोग बोल देते हैं। पढ़ेंगे अभी अपने हम। सबसे पहले कैल्सिटोनिन की कहानी देखते हैं। ये छोटा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो हार्मोन मैंने बताया आपको कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। हार्मोन बताया मैंने आपको कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन की क्या कहानी है दोस्तों, देखते हैं। यह शरीर में, यह क्या करता है, इसका कार्य क्या है, पहले हम देखते हैं। यह रक्त में, रक्त यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को तो क्या कर देता है? कम। वह रक्त में फास्फोरस की मात्रा को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को ये कम कर देता है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा को ये क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब ये क्या कहानी है, देखिए। देखिए ये रक्त है, मान लो। मान लो ये रक्त है, ठीक है। और ये आपकी हड्डी है। हड्डी बैंगनी कलर की तो होती नहीं है, सफ़ेद रंग की होती है। पर मैं सफ़ेद रंग की बनाऊंगा तो इस वाइट बोर्ड पे दिखेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको बैंगनी कलर की बना दिया। ये अपना रक्त है और ये अपनी क्या है? हड्डी है। मान लो रक्त में जो कैल्शियम है वो 10 ग्राम है, और रक्त को ज़रूरत है कैल्शियम की 7 ग्राम की, लेकिन इसमें है कितना? 10 ग्राम, यानी ज़्यादा कैल्शियम है इसमें। और हड्डी की बात करें, हड्डी में मान लो कैल्शियम है 7 ग्राम, लेकिन इसको ज़रूरत कितनी है? इसको ज़रूरत है 10 ग्राम की, तो इसमें 3 ग्राम कैल्शियम कम है। अब ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, ये क्या करेगा? इस रक्त में से जो 3 ग्राम कैल्शियम है वो किसको दे देगा? हड्डी को दे देगा। किसको दे देगा? हड्डी को दे देगा। जिससे इसमें कैल्शियम की मात्रा जितनी ज़रूरत थी उतनी रह गई, और हड्डी में भी क्या हो गई? कैल्शियम की मात्रा की पूर्ति हो गई। तो हड्डियों को, बोन्स को जब कैल्शियम की जरूरत होती है तो ये कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। रक्त में जो आवश्यकता से अधिक कैल्शियम होता है उसको किस में ट्रांसफ़र कर देता है? हड्डियों में ट्रांसफ़र कर देता है। यानी ये खून में, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को तो घटाता है, और फॉस्फोरस की मात्रा को ये क्या करता है? बढ़ाता है। और हड्डी में अगर कैल्शियम कमी हो रही है तो वो भी क्या हो जाएगी? उससे पूर्ति हो जाएगी।
बात समझ में आई? ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए मैंने लिए हैं, 7 ग्राम 10 ग्राम, सिर्फ समझने के पर्पज से। यहाँ तक कहानी अच्छे से समझ में आई? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को घटाएगा और फास्फोरस की मात्रा को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब बात आती है थायराइड हार्मोन की, जो कि 98% है। थायराइड हार्मोन, अब ये जो थायराइड हार्मोन है ये कितने प्रतिशत है? 98% है। और ये 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनाइन हार्मोन और टेट्रा आयोडोथायरोनाइन हार्मोन। और इसी को हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब देखो इन हार्मोन का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? इनके अगर हम कार्य की बात करें तो ये उपापचय, उपापचय जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म, उपापचय की दर को बढ़ाता है। पहला, अपने शरीर में जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे श्वसन हो चाहे पाचन हो, उसको संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? उपापचय के नाम से जाना जाता है, मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। जो 2 भागों में बनती है, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। अपचय और उपचय श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत मैंने पीछे के लेक्चर्स में भी आपको बताया है इसके बारे में। तो जो जैव रासायनिक क्रिया अपने शरीर में हो रही है उनको अपने ने उपापचय बोल दिया, मेटाबॉलिज्म बोल दिया। उसको कंट्रोल करने का काम है ना, उसकी दर को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? ये T3 T4 हार्मोन करेंगे। मेनली ये T4 हार्मोन का काम होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का काम होता है। दूसरा है ये BMR को क्या करता है? बढ़ाता है। BMR का मतलब हो गया बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसको क्या करता है? ये बढ़ाता है, क्या इसको नियंत्रित भी करता है। अब BMR है क्या? मैं सिंपल सा आपको बताता हूं। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं चूहा, और एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं हाथी। 2 एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो चूहा कम खाता है, खाता क्या है? कम, और काम क्या करता है? ज्यादा करता है। तो इसकी BMR रेट क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसी प्रकृति का जो मनुष्य होगा उसकी BMR रेट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। कम खा रहा है पर कार्य ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब उसकी BMR रेट क्या है? ज्यादा। हाथी की बात करें, हाथी क्या करता है? खाता ज्यादा है और कार्य क्या करता है? कम करता है। यानी हाथी की जो BMR रेट है वो क्या है? कम है। और इसी प्रकृति का जो मनुष्य है उसकी BMR रेट भी क्या होगी? कम होगी। जो ज़्यादा खाएगा, सिर्फ खाने पे ध्यान देगा लेकिन काम कम करेगा, यानी उसकी BMR रेट क्या है? कम है। तो इस BMR रेट को बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? ये थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है। एक फंक्शन और है इसका, क्या? यह शरीर में जल का संतुलन करता है। आप अभी बोल रहे थे कि सर आपने पीनियल बॉय, ये आपने ADH हार्मोन पढ़ाया था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वेसोप्रेसिन, वो भी तो जल का संतुलन कर रहा था। वो अपने शरीर में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए जल का संतुलन कर रहा था। लेकिन ओवरऑल बॉडी, संपूर्ण शरीर में जो जल के संतुलन का काम है वो थायरोक्सिन हार्मोन का भी है। किसका है? थायरोक्सिन हार्मोन का भी है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन, T3 T4 हार्मोन का काम क्या है? उपापचय की दर को ये बढ़ाते हैं, BMR को भी बढ़ाते हैं, BMR को कंट्रोल रखते हैं। ये BMR का मतलब कम खाएंगे तो ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा खाएंगे तो कम काम करेंगे। जो चूहा, हाथी है और इसी प्रकृति के मनुष्य होंगे तो उनके साथ भी यही होगा। और ये शरीर में जल का संतुलन बनाता है, यानी ओवरऑल बॉडी है जो संपूर्ण शरीर है उसमें जल की मात्रा को क्या करता है? संतुलित रखता है। बढ़ाता नहीं है, संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है या T3 T4 हार्मोन है, इनको सक्रिय T3 T4 हार्मोन को एक्टिव
सक्रिय रखने का कार्य कौन करता है? तो उसका आंसर होता है आयोडीन। अपने भोजन में उपस्थित जो आयोडीन है वो T3 T4 हार्मोन को क्या करता है? सक्रिय रखता है, एक्टिव रखता है। आयोडीन की मात्रा कम होने से ये थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा नहीं, जिससे अपने थायराइड ग्लैंड की क्या होगी? आकार बढ़ जाएगा, और इस डिजीज को हम बोलते हैं गोइटर डिजीज। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो भी बहुत सारे रोग होते हैं, अगर ये ज़्यादा निकलने लग गया ना तो भी बहुत सारे रोग होंगे। कम निकलने को अपने बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन, और ज़्यादा निकलने को अपने क्या बोलते हैं? हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर सिक्रीशन। तो देखिए, अब इस थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होने वाले रोग कौन से हैं? ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, इससे होने वाले रोग देखते हैं। तो इसकी या तो कमी से रोग होगा, या इसकी अधिकता से रोग होगा। कमी से रोग देखें तो उसे हम बोल देंगे हाइपो सिक्रीशन, मतलब इसके अल्प स्त्रावण से होने वाले रोग, और इसके अधिक स्त्रावण से होने वाले रोग को हम क्या बोल देंगे? हाइपर सिक्रीशन। ठीक है। अब देखो, इसके कमी के कारण होने वाला जो सबसे पहला रोग है, सबसे पहले अपने कमी के कारण होने वाले रोग देखेंगे। जो कमी के कारण सबसे पहला रोग है वो है क्रिटिनिज्म। इसकी कमी के कारण जो होने वाला रोग है उस रोग को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिटिनिज्म। और ये जो क्रिटिनिज्म है ना, ये बच्चों में होने वाला रोग है। किसमें? बच्चों में होने वाला रोग है। इसे जड़ मानवता भी बोल देते हैं। क्रिटिनिज्म वर्ड याद रखना। इसमें क्या होता है? बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है, बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास जो होता है वो क्या होता है? रुक जाता है। इसमें बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। किस रोग में? क्रिटिनिज्म रोग में। ठीक है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होने वाला रोग है। एक रोग और देखते हैं, एक रोग और है माइक्सोडीमा के नाम से एक रोग है। मिक्सोडीमा या माइक्सोडीमा बोल दो। ठीक है, ये जो रोग है ये बच्चों में तो कम होता है, पर वयस्क में क्या होता है? ज्यादा होता है। माइक्सोडीमा डिजीज है वो बच्चों में तो कम, पर वयस्क में क्या होगी? ज्यादा। और अब इस रोग में होगा क्या? इस रोग में होता क्या है? अपनी जो स्किन होती है, स्किन वो हो जाती है ड्राई। शरीर में थकान सी महसूस होती है, थकान या कमजोरी। माइक्सोडीमा डिजीज में मानसिक संतुलन भी बिगड़ने का खतरा बना रहता है। तो देखो दोस्तों, अगर आप सिर्फ नाम भी याद कर लोगे ना तो आपका काम निकल जाएगा। कंपटीशन में डिटेल नहीं पूछते हैं ज़्यादातर, तो आपसे ये पूछेंगे क्रिटिनिज्म रोग किस हार्मोन की कमी से कारण? थायरोक्सिन हार्मोन। माइक्सोडीमा डिजीज किस हार्मोन की कमी के कारण? थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। और इस हार्मोन की कमी के कारण एक रोग और हो जाता है जिसे हम बोलते हैं गोइटर, जिसे हम घेंगा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसका आकार क्या होता है? आकार वो बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाएगा।
घेंघा रोग में। आई बात समझ में? इनको नोट करो, फिर हम आगे करते हैं। चले आगे, देखो एक रोग और होता है जिसे हम बोलते हैं हाशीमोटोज डिजीज। जिसे हम हाशीमोटो का रोग कहते हैं। हाशीमोटोज डिजीज जिसे हम हाशीमोटो का रोग बोलते हैं। अब ये क्या होता है दोस्तों, समझो इस बात को। आज के जनरेशन में क्या है, महिलाओं को या पुरुषों को थोड़ी सी बीमारी हो जाती है तो वो एंटीबायोटिक ले लेते हैं। हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है इससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड का आकार भी बढ़ सकता है, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसे सुसाइडल ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। तो किस रोग को सुसाइडल ऑफ थायराइड बोलते हैं, तो उसका मान क्या होता है, हाशीमोटो का रोग। किसके कारण होगा, अत्यधिक या ऐसे लिख लो आप इसको, ज्यादा एंटीबायोटिक जिसे हम प्रतिजैविक कहते हैं, ज्यादा प्रतिजैविक लेने से क्या होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो कम निकलता है, और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नष्ट होने लग जाती है, इसमें डैमेज हो जाता है। तो इसलिए इसे हम कैंसर ऑफ थायराइड भी कहेंगे, और इसे हम सुसाइडल ऑफ थायराइड भी कहते हैं। इसे हम कैंसर ऑफ थायराइड भी कहते हैं और सुसाइडल ऑफ थायराइड भी कहते हैं। ध्यान रखना, हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से थायरोक्सिन हार्मोन कम, थायराइड ग्लैंड खराब होने लग जाती है, उसमें कैंसर सा हो जाता है, इसलिए इसे कैंसर ऑफ थायराइड, सुसाइडल ऑफ थायराइड भी कहते हैं। समझ में आई कहानी? यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई? ठीक है, ये मैंने हाशीमोटो रोग, तो 4 रोग के नाम याद रखना, क्रिटिनिज्म, मिक्सिडीमा, गोइटर और हाशीमोटो डिजीज। ये चारों हाइपोसिक्रेशन यानी थायरोक्सिन हार्मोन के कम निकलने के कारण होता है। ठीक है, और हाशीमोटो का रोग है, इसे कैंसर ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, इसे सुसाइडल ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, या इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं इस रोग को। सिर्फ रोग के नाम याद रखो, कुछ विशेष बातें ध्यान में रखो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ये थायरोक्सिन हार्मोन अधिक निकलने लग गया तो क्या होगा, तो यहां पर 3 रोग के नाम याद रखना, जिसको आप PEG पैग से याद रखोगे, पैग से याद रखोगे। पी से क्या हो गया, पी से जो डिजीज होती है वो होती है प्लूमर। डिजीज का नाम क्या है, प्लूमर डिजीज, प्लूमर रोग। ई से हो गया एक्सोप्थेल्मिया,
गोइटर। और जी से हो गया ग्रेव डिजीज। ग्रेव रोग। 3 रोग याद रखने हैं कि इसकी अधिकता से, इनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, सीधे नाम पूछे जाते हैं। कौन सा है? प्लूमर रोग, ग्रेव रोग और एक्सोप्थेल्मिया गोइटर। तो ये अपने ने पढ़ा, ये कुछ रोग अपने ने पढ़े थे और लास्ट में अपने ने ये पढ़े हैं अधिकता से कौन से रोग होते हैं। इनको नाम को लिखिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया अच्छे से? चलें आगे। तो ये बातें दोस्तों किससे संबंधित थी? थायराइड ग्लैंड से। अपने को मोटी मोटी बात याद ये रखनी है, जो थायराइड ग्लैंड है, आउटू ग्रंथि है, वो एच आकार की एक ग्रंथि होती है जो गले में स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इससे कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में उपस्थित कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देता है और रक्त में फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है, हड्डी में फॉस्फोरस की मात्रा को कम कर देता है। उल्टा भी होता है। फिर इससे थायराइड हार्मोन निकलता है जो T3 T4 दो होते हैं। T4 है उसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। वो उपापचय की दर को बढ़ाते हैं, BMR रेट को बढ़ाते हैं, जल का संतुलन बनाए रखते हैं पूरे संपूर्ण शरीर में। आयोडीन की कमी से ये निकलता कम है, जिससे घेंघा रोग हो जाता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जिसे हम मिक्सिडीमा, क्रिटिनिज्म, गोइटर, होशिमोटो डिजीज भी कहते हैं। होशिमोटो डिजीज को हम कैंसर ऑफ थायराइड भी बोलते हैं, सुसाइडल ऑफ थायराइड भी कहते हैं, या इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। अधिकता से 3 रोग याद रखने हैं, पैग, प्लूमर, ग्रेव और एक्सोप्थेल्मिया गोइटर। ठीक है। अब देखो एक ग्रंथि और होती है, देखो ये अपनी थी थायराइड ग्लैंड, आउटू ग्रंथि। इस आउटू ग्रंथि में जोड़े में 2 और संख्या में 4 जो ग्रंथि है वो धसी रहती है, जिसे हम बोलते हैं परा आउटू ग्रंथि। कितनी है संख्या में? तो 1 2 3 4, और जोड़े में कितनी होगी? एक जोड़ा इधर, एक जोड़ा इधर। तो 4 ऐसी ग्रंथियां हैं जो इस आउटू ग्रंथि में क्या है? धसी रहती है, जिसे हम बोलते हैं परा आउटू ग्रंथि, जिसे हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन का काम क्या था बताओ? शरीर में उपस्थित रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। इस परा आउटू ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम पैराथॉर्मोन बोलते हैं, या पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, या उसे कोलिप हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, घटाता नहीं है। क्या करता है? बढ़ाता है। तो देखो क्या बात बताई मैंने आपको, अपने ने पढ़नी है एक ग्रंथि, उस ग्रंथि का नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसे हम परा आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड जिसे हम परा आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है। संख्या में ये कितनी होती है? 4। और बात करते हैं पेयर्स में, जोड़ी में, तो जोड़ी में ये कितनी होती है? तो आप चाहो तो ऐसा डायग्राम बना सकते हो। ये अपनी थायराइड ग्लैंड है और इसमें ये, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसमें ये जो धसी हुई ग्रंथि है ये ऐसे, इसको हम क्या बोलते हैं? ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ठीक है। अब इससे क्या है? हार्मोन निकलता है। उस हार्मोन को हम पैराथॉर्मोन भी कहते हैं। इसे हम
पैराथायरॉइड हार्मोन भी कहते हैं और इसे हम कोलिप हार्मोन भी कहते हैं। कोलिप हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोलिप नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले यह पता लगाया था कि पैराथायरॉइड ग्रंथि से भी हार्मोन निकलता है, जिसे हम पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या कोलिप हार्मोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नोट करो इसे, फिर आगे चलते हैं। तो अब ये जो कोलिप हार्मोन है, ये जो पैराथॉर्मोन है, ये जो कोलिप्स हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या है? यह रक्त में कैल्शियम तो क्या करता है? बढ़ाता है, और रक्त में फॉस्फोरस है इसको क्या कर देता है? कम कर देता है। यानी रक्त में कैल्शियम की कमी हो गई और हड्डियों में अगर कैल्शियम की ज़्यादा मात्रा हो गई तो हड्डी से कैल्शियम लेके रक्त में घोल देगा, और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा, फॉस्फोरस की मात्रा कम होगी और रक्त में ज़्यादा है तो फॉस्फोरस रक्त से किस में शिफ्ट कर देगा? हड्डी में शिफ्ट कर देगा, क्योंकि अपनी जो हड्डियाँ होती है, दांत होते हैं, वो कैल्शियम व फॉस्फोरस से ही तो मिलकर बने हैं। और रक्त होता है वो पोषक तत्वों, मिनरल्स का संवहन करने का काम करता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ पहुँचा देता है। तो ये काम किसका है? कोलिप हार्मोन का काम है। आई बात समझ में? अब इस कोलिप हार्मोन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इनकी कमी से कौन सा रोग होगा, अधिकता से कौन सा रोग होगा, वो सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे, पैनक्रियाज अग्नाशय पढ़ेंगे, लीवर यकृत पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि है उसको पढ़ना है, टेस्टिज, वृषण, इनको पढ़ना है। तो काफ़ी ग्रंथियां हैं जिनके बारे में अपने को अच्छे से स्टडी करनी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।